हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एकलव्य स्नातक पर। और मैं हूं सचिन। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 2 से जो आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 300 से 1200, इसकी जो इकाई 1 है स्रोतों का सर्वेक्षण, ये मैं आपको इजी एक्सप्लेनेशन इसकी दूंगा। और ये लेटेस्ट वीडियो है अकॉर्डिंग टू आपका जो नया सिलेबस है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, और आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना ना भूलें। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। तो अगर आपको पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका यूजर नेम आप सभी के सामने मेंशन है। एकलव्य स्नातक 1 आप सभी को सर्च मारना है। सो सिलेबस आप सभी के सामने है। टोटल 6 यूनिट्स आपको पढ़नी है, और आज मैं यूनिट 1 यानी कि इकाई 1 स्रोतों का सर्वेक्षण आपको करवाने वाला हूं। सो हमारा जो भारत देश है इसके इतिहास को जब आप पढ़ते हो, खासकर जो 300 से लेके 1200 तक का जो टाइम है, ठीक है, वो कहां कहां से आपको वो मतलब इंफॉर्मेशन मिलती है। सबसे पहली चीज होते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत वो स्रोत होते हैं जो लिखित में अवेलेबल होते हैं, लिटरेरी सोर्सेज जिसको हम कहते हैं, जो हमें लिटरेचर के रूप में या लिखित साहित्य के रूप में मिलते हैं, किताबों के रूप में, पांडुलिपियों के रूप में या किसी और चीज में। फिर आते हैं विदेशी स्रोत। विदेशी स्रोत वो स्रोत होते हैं जो कोई विदेशी यात्री जब हमारे भारत में आया होगा किसी टाइम पर घूमने, तो उसको इंडिया कैसा लगा उसकी नजर में, वो जब बताता है तो वो विदेशी स्रोत में आता है। फिर आते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के अंदर वो चीजें आती है जो खुदाई करने के बाद जमीन से निकलती है, पुरानी पुरानी जो हमें प्राप्त होती हैं। सो ये 3 कैटेगरी में हम स्रोत को बांट के पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहला था हमारा साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में लिखित में जो भी चीजें आती है, जैसे हमारे पुराण है, ठीक है। पुराण क्या है? हमारे प्राचीन भारत के ग्रंथों में से ही एक लिखने का एक स्टाइल था पुराण, जिसमें ब्रह्मांड का विज्ञान, पौराणिक कथाएं आपको देखने को मिलेंगी, इतिहास देखने को मिलेगा, धर्म की बातें, दार्शनिक बातें, ये सारी चीजें कवर करती है जो हमारी पुराण होती हैं, ठीक है। और जो उस टाइम पे जो भी, मान लो अगर हम 300 ईस्वी से लेकर 1200 तक का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो भी स्टार्टिंग का जो मतलब धार्मिक मान्यता वगैरह रही होंगी उस टाइम पर, समाज कैसा रहा होगा, कौन कौन से राजाओं की वंशावलियां हैं, वो सब आपको पुराण में देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा संस्कृत भाषा में कई महाकाव्य हैं, जैसे महाभारत है, रामायण है। इसमें से भी आपको प्राचीन भारत के बारे में जो कुछ पुरानी कथाएं देखने को मिलती हैं कि भाई प्राचीन समय में भारत का समाज कैसा होता था, राजनीति कैसे चलती थी, रीति रिवाज क्या होते थे, ये आपको इन संस्कृत के ग्रंथों में देखने को मिल जाएगा। फिर इसके बाद आता है संगम साहित्य। अब संगम साहित्य क्या है? ये हमें जो तमिलकम का एरिया है, तमिलकम क्या है? अब आप सोचोगे, आपने पहले भी कभी पढ़ा होगा। देखो, ये अगर हमारा इंडिया का मैप है, नीचे से अगर आप देखो, सो ये जो साउथ इंडिया का एरिया है, इसको एक टाइम पर तमिलकम कहा जाता था। आज की डेट में तमिलनाडु के आसपास का एरिया। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कवि मिलते थे, संगम होते थे। संगम मीन सभी लोग मिलते थे वहां पर आके और कविताएं लिखते थे। बहुत सारी चीजों को वहां पे लिखा जाता था, और वो साहित्य हमें साउथ इंडिया का इतिहास बताता है, ठीक है। जो हमारा भारत का दक्षिणी हिस्सा है, उस टाइम की क्या संस्कृतियां वहां पर रही होंगी, कैसा समाज रहा होगा, आर्थिक मतलब कैसी वहां पे कंडीशन होगी, ये सब हमें संगम साहित्य बताता है। इसके अलावा बौद्ध धर्म में कुछ जातक कथाएं लिखी जाती थी, मींस अलग अलग स्टोरियां जो महात्मा बुद्ध से रिलेटेड स्टोरियां होती हैं, या कुछ अच्छी अच्छी शिक्षा देने वाली स्टोरियां होती हैं, महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं से रिलेटेड स्टोरियां होती हैं, जो उस टाइम के भारत के समाज के बारे में भी हमें बताती हैं, धार्मिक रीति रिवाजों के बारे में भी बताती हैं। सो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्रोत माना जाता है। फिर इसके बाद आता है जैन आगम। जैन आगम क्या है? जैन धर्म के ग्रंथों को कहा जाता है, जिसमें भगवान महावीर की शिक्षाएं आपको देखने को मिलती हैं। जैन धर्म के लोगों के जो सिद्धांत होते हैं वो देखने को मिलते हैं, नैतिकता की बातें, वैल्यूज, मोरल वाली बातें, अच्छी अच्छी बातें। और इस टाइम पे जो समाज रहा होगा हमारे भारत देश का, या मतलब उस टाइम की जो दार्शनिक विचारधाराएं रही होंगी, ठीक है, फिलॉसफीज रही होंगी, वो हमें कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी इन ग्रंथों से मिलती है, जो कि जैन धर्म के ग्रंथ होते हैं। अब इसके बाद कालिदास जी की भी कुछ यहाँ पे साहित्यिक कुछ रचनाएं हैं, जैसे कालिदास जी, जिन्हें हम बहुत ही महान संस्कृत के कवि के रूप में जानते हैं और नाटककार के रूप में हम उन्हें जानते हैं। सो उन्होंने शकुंतला या मेघदूत जैसी कुछ ऐसी रचनाएं लिखी हैं। आपने जो है अभिज्ञान शकुंतलम का नाम सुना होगा, मेघदूतम का नाम सुना होगा। ये कुछ ऐसी इनकी रचनाएं हैं जो संस्कृत में तो थी, लेकिन उस टाइम के भारत का बहुत सुंदर चित्रण आपको इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। इसके अलावा तमिल भक्ति साहित्य, मीन्स तमिल एरिया जो था, वहां पे कुछ साहित्यकार हुए, जैसे तिरुवल्लुर हुए,
ठीक है। जो इन्होंने यहाँ पे जो इन्होंने लिखा है तिरुकुरुल और अलवार और नैनार जो संत होते थे, ठीक है, इन्होंने जो अपने भक्ति भजन लिखे या इन्होंने जो अपने ग्रंथ लिखे वो उस टाइम के साउथ इंडिया के समाज के बारे में, धर्म के बारे में हमें बहुत कुछ जानकारी देते हैं, ठीक है। और मैं अगर आपको बताऊं, आर्यभट्ट जी हैं, ठीक है, जिनको हम सभी जानते हैं, खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट, बहुत ही बड़ा नाम। तो इन्होंने अपने जो है मतलब सिद्धांत लिखे, ठीक है। और 6वीं से 7वीं शताब्दी के खगोल शास्त्री, ठीक है। ब्रह्मगुप्त जो आप कह सकते हो कि एक गणितज्ञ भी थे, मैथमेटिशियन भी थे और खगोल शास्त्री भी थे, जिनका नाम है ब्रह्मगुप्त। इन्होंने ब्रह्मसूत्र सिद्धांत और खंड खंडक के लेखक थे ये, ठीक है। ये दो इनकी रचनाएं हैं, ब्रह्मसूत्र सिद्धांत और खंड खंडक। और इसके अलावा महावीर जी हुए हैं 9वीं सदी में। ये वो महावीर नहीं है जैन धर्म वाले, ये दूसरे महावीर हैं। ये कर्नाटक के बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन थे और इन्होंने गणित सार संग्रह नाम से एक किताब लिखी थी, जो कि हमें उस टाइम के बारे में बहुत अच्छी खासी जानकारी देती है, ठीक है। सो एक तरीके से हमारा जो प्राचीन भारत है उसमें बड़े बड़े साहित्यकार, बड़े बड़े खगोल शास्त्री, बड़े बड़े मैथमेटिशियंस हुए हैं भाई। और चरक नाम से आपने अगर इनको कभी सुना हो, इन्होंने आयुर्वेदिक ग्रंथ लिखे थे अपने, चरक संहिता, ठीक है। चरक और सुश्रुत संहिता नाम से इनके जो ग्रंथ हैं, आयुर्वेद में बहुत बड़ा नाम है चरक का। और ये 5वीं सदी के चिकित्सक थे, यानी कि बहुत ही बड़े स्पेशलिस्ट थे ये आयुर्वेद के, और ये इलाज करते थे। अब हम बात करेंगे विदेशी स्रोतों के बारे में, मींस जो विदेशी यात्री भारत में आए उनको इंडिया कैसा लगा। सो विदेशी स्रोतों की जब हम बात करते हैं तो चाइना के कुछ यात्री हैं, फाइयान, हुइनजांग, ठीक है, और जिंग, ये 3 लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं जब ये आते हैं भारत में। सो इन्होंने भारत का पूरा भ्रमण करा, भारत का दौरा करा, भारत में अपनी इन्होंने यात्राओं को लिखा कि इनको इंडिया कैसा लगा। जो फाइयान नाम से यात्री था, इन्होंने गुप्त काल जो कि 4वीं से 6वीं शताब्दी तक का जो टाइम है उसमें भारत में समाज कैसा था, धार्मिक परिस्थितियां कैसी थी, खासकर बौद्ध धर्म कैसे उस टाइम पे ग्रो कर रहा था, ये जानकारी हमें फाइयान के रिकॉर्ड से मिलती है, जो इन्होंने अपना लिखित में जो भी रिकॉर्ड लिखा होगा। इसके अलावा कुछ ग्रीक और कुछ रोमन लोग भी आए, जो कि प्राचीन भारत में जब आए तो इन्होंने हमें बताया कि उनको भारत किस तरीके से लगा। और जैसे कि यहाँ पे लिखा है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके दरबार में एक राजदूत बनकर मेगस्थनीज नाम से एक व्यक्ति आया था, जो मौर्य साम्राज्य की सेना के बारे में, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में बहुत कुछ लिख के जाता है। सो ये कुछ चीजें हैं जो हमें बाहर से विदेश यात्री आकर बता रहे हैं। इसके अलावा कुछ अरब साइड से भी कुछ लोग आए, जैसे अल मसूदी, अल बिरूनी, इब्न बतूता। ये 2-3 ऐसे अरब व्यापारी और यात्री थे जो कि भारत की यात्रा करते हैं और अपना नजरिया बताते हैं कि इनको भारत कैसा लगा। अल बिरूनी की जो किताब है उसका नाम था किताब उल हिंद। इन्होंने 11वीं शताब्दी के दौरान भारत का समाज कैसा था, कितनी जातियों में, कितने वर्णों में बटा हुआ, भारत के लोगों की संस्कृति कैसी है, भारत के लोगों में धर्म कौन सा चलता है, भारत के लोगों को विज्ञान की कितनी नॉलेज है, या विज्ञान के बारे में इन्होंने अपनी उस किताब में लिखा था। अच्छा खासा डेटा इन्होंने दिया है हमें भारत का। सो इसके बाद कुछ फारसी लोग भी आए, जैसे अल बालाधुरी, अल तबरी। ये कुछ फारसी इतिहासकार थे जिन्होंने फारसी साम्राज्य और भारत का जो उपमहाद्वीप था उस टाइम पर, क्योंकि भारत देश प्रॉपर तो नहीं था उस टाइम, पूरा उपमहाद्वीप ही था। सो उसके अंदर जो फारसी साम्राज्यों के साथ जो बातचीत होती थी, जो हमारी जो भारत के लोगों की वहां पे फारस के लोगों के साथ जो कनेक्शंस थे, वो इन्होंने लिखे हैं, ठीक है। जो भी राजनीतिक बातें थी, सैन्य बातें थी, वो सारी चीजें ये लिखते हैं और बताते हैं। इसके अलावा कुछ यूरोप के भी यात्री आए, ठीक है। यूरोप में से मार्को पोलो एक ऐसे यात्री हैं जो कि भारत के समाज के ऊपर बहुत कुछ लिख के जाते हैं, व्यापार के ऊपर बहुत कुछ लिख कर जाते हैं, जिनके बारे में आज भी आप लोग चर्चा करते होंगे, नाम सुना होगा मार्को पोलो। इन्होंने भी बहुत कुछ लिखा है इंडिया के बारे में। अब हम आते हैं पुरातात्विक स्रोतों के बारे में। पुरातात्विक स्रोत, जैसा कि मैंने बताया, खुदाई करने के बाद जो चीजें हमें प्राप्त होती हैं, जो मिलती हैं, वो पुरातात्विक स्रोत में आती हैं। सबसे पहले इसमें अभिलेख आते हैं। अभिलेख कोई भी ऐसी कठोर सतह के ऊपर लिखा गया कोई भी इंफॉर्मेशन, चाहे वो पत्थर हो सकता है, ठीक है, या कोई लकड़ी हो सकती है,
कोई धातु की कोई चीज हो सकती है, कोई हाथी का दांत हो सकता है, कोई कांस्य के ऊपर ये लिखा जा सकता है, ईंटों के ऊपर लिखा जा सकता है, मिट्टी के गोलों के ऊपर लिखा जा सकता है, मिट्टी के बर्तनों के ऊपर लिखा जा सकता है। कहने का मतलब है जहां पर कोई हार्ड सरफेस होगा, कठोर सतह होगी, उसके ऊपर जो जानकारी लिखी जा रही है वो अभिलेख कहलाती है। सो अभिलेख हमें बहुत सारे मिलते हैं, पत्थर के खंभों पर लिखे हुए, तांबे की प्लेटों पर लिखे हुए, मंदिर की दीवारों पर लिखे हुए, पत्थरों पर लिखे हुए, जो किसी भी अपने टाइम की राजनीतिक घटनाओं की जानकारी हमें देते हैं, प्रशासन के बारे में जानकारी हमें देते हैं, या धर्म के बारे में जानकारी हमें प्रदान करते हैं। खासकर गुप्त वंश और बदामी के जो चालुक्य वंश के लोग थे, वो जो शासक थे, वो शिलालेख लिखवाया करते थे। शिला का मतलब होता है पत्थर, लेख यानी कि लिखना, तो पत्थर के ऊपर जो लिखा जाता है वो शिलालेख कहलाता है। सो शिलालेख भी अपने टाइम के राजाओं के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। मंदिर और मठ जो होते थे उनमें जो दान दिए जाते थे वो शिलालेख के ऊपर लिखवाए जाते थे। मान लो कोई राजा है, उसने कोई मंदिर को दान दिया है, तो वो पत्थर पर लिखवाता था कितना दान दिया है, क्या दान दिया है, और उसी से हमें जब वो पत्थर आज खुदाई में मिलते हैं ना, तो हमें उस टाइम की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है बैक में जाके कि भाई क्या दान दिया गया था। इसके अलावा भूमि अनुदान बहुत ज्यादा प्राचीन भारत में चलता था, यानी कि जमीनों का दान। सो हमें ऐसे हजारों अभिलेख मिलते हैं, जैसे कि मान लो पत्थर पर किसी राजा ने लिखवा दिया कि भाई मैं इन लोगों को ये जमीन दान में दे रहा हूं इस तारीख को। सो वो किस राजा ने दी है, कितनी भूमि दी है, कब दी है, वो सब उस पत्थर पे लिखा हुआ जाता था। ठीक है। सो ऐसे भी हमें बहुत सारे ताम्र पत्र भी मिले हैं, तांबे की प्लेटें, जैसे कि आप ये देख सकते हो, तांबे के ऊपर लिखा हुआ है, प्रॉपर पूरी डिटेल दी गई है किस राजा ने किसको दान दिया है। इसके अलावा हमें कुछ प्रशस्तियां भी मिलती हैं। प्रशस्ति का मतलब होता है किसी राजा की तारीफ में लिखा गया कुछ। सो मान लो कोई भी राज दरबार के अंदर कवि होता है, वो अपने राजा के बारे में बड़ा चढ़ाकर अगर कुछ प्रशंसा करता है, तो जो वो जहां भी उसको लिखेगा वो प्रशस्ति वाला अभिलेख कहलाता है। और प्रशस्तियों में हमें राजाओं की वंशों के बारे में पता चल जाता है, राजाओं की राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में पता चल जाता है। सो ये सारी चीजें होती हैं अभिलेख से। इसके अलावा सिक्के बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं हमारे लिए, और सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। ठीक है, मुद्रा शास्त्र मीन्स सिक्कों की पढ़ाई। और सिक्के जो है माल या फिर सेवाओं के आदान प्रदान में यूज किए जाते थे। मान लो भाई आपको कुछ खरीदना है किसी से, तो आप उसको सिक्के दोगे, बदले में वो आपको सामान देगा। आज भी यही यूज होता है सिक्के का। और स्कंदगुप्त जो राजा थे, उसके शासनकाल के बाद सोने के सिक्के धीरे धीरे कम होते चले गए, या सोने की सिक्कों की जो क्वालिटी थी वो थोड़ी थोड़ी खराब होती चली गई। और गुप्त राजाओं ने ज्यादातर चांदी के कुछ सिक्के भी जारी करे। ठीक है, और हमें तांबे के सिक्के थोड़े कम मिलते हैं गुप्त राजाओं के टाइम पर। फिर इसके बाद है, कभी कभी सिक्के ना केवल राजाओं के नाम बल्कि उनके जीवन के बारे में भी बताते थे। जैसे कि सिक्कों के ऊपर राजा का नाम तो मेंशन होता ही था, कभी कभी हमें यह भी पता चलता था कि उस राजा को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, या उनकी लाइफ से रिलेटेड भी बातें होती हैं। उदाहरण के लिए एक गुप्त राजा है चंद्रगुप्त प्रथम, उन्होंने लिच्छवी की राजकुमारी से शादी करी थी। ठीक है, और ये हमें सिक्कों से पता चलता है। और सिक्कों ने ये हमें साबित करने में मदद करी कि भाई समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में रामगुप्त नाम से एक गुप्त शासक भी आया था, क्योंकि वो सिक्के के ऊपर लिखा गया है वो नाम, और कहीं पे भी नहीं मिलता। और ये भी हमें डिटेल मिलती है सिक्कों से कि समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम जो राजा थे, उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था, जो कि उन्होंने उसका चित्र एक सिक्के पर बनवाया भी हुआ है। और समुद्रगुप्त जो है वो तीरंदाजी करते थे। ठीक है, और युद्ध कुलाड़ी जो है, मतलब युद्ध में कुलाड़ी वगैरह भी यूज करते थे। वो उनका युद्ध का जो कौशल है, जो उनकी स्किल्स हैं, वो भी सिक्कों पर देखने को मिलती है। इसके अलावा समुद्रगुप्त जो है वीणा बजाया करते थे। सो वो वीणा बजाते हुए भी उनका चित्र हमें सिक्कों पर ये बताता है कि सिक्के सिर्फ सिक्के नहीं थे, वो हमें राजा की जानकारी देते हैं प्रॉपर कि भाई वो जीवन में क्या क्या करता है। इसके अलावा आप कह सकते हो कि भाई सिक्के, आप यहाँ पे अगर देखोगे भाई बड़े संख्या में जो गुप्त राजा हमारे रहे हैं, उन्होंने सोने के सिक्के जारी करे थे जिन्हें दिनारस कहा जाता था। ठीक है, रोमन साम्राज्य के डेनेरियस के बाद में ये आए थे सिक्के। और चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त और बुद्धगुप्त, ये कुछ ऐसे गुप्त साम्राज्य के राजा थे जिन्होंने चांदी के सिक्के भी जो है अपने स्टार्ट करे थे, जो कि वजन में कैसे थे, जो हमारे वेस्टर्न साइड के जो क्षत्रप जो राजा हुआ करते थे उनके सिक्कों जैसे ही होते थे। ठीक है, और गुप्त काल में जो है तांबे के सिक्के कम मिलते हैं, ये मैंने आपको पीछे भी बताया था। और इसके अलावा
कुछ उस टाइम के राजवंश रहे, जैसे सिक्कों के ऊपर आप अगर देखोगे कदम्ब राजवंश और इक्ष्वाकु, विष्णुकुंडी, नागवंश, इन लोगों ने भी अपने अपने सिक्के निकाले थे और इनके सिक्कों के ऊपर ये इनके वंश के नाम लिखे हैं, जब भी आज हम यहाँ पढ़ पा रहे हैं। ठीक है कि भाई इन वंश का नाम ये था। ये कैसे पढ़ रहे हैं, मैं आपको कैसे बता रहा हूँ ये नाम पढ़ के, क्योंकि सिक्कों के ऊपर मेंशन है प्रॉपर कि ये इस वंश के राजा ने सिक्का निकाला है। फिर कलाकृतियों की बात करें तो कुछ हमें पुरानी जगहों पर खुदाई करने के बाद मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां, टेराकोटा की जो मूर्तियां होती हैं, मोहरें होती हैं, वो हमें मिलती हैं, जो हमें उस टाइम की डेली लाइफ के बारे में बताती हैं। उस टाइम पे कौन सी धार्मिक प्रथा चलती होगी, मान लो कोई खुदाई में देवी की मूर्ति निकल गई, तो जब पता चलेगा भाई इतने साल पहले उस देवी की भी पूजा होती थी। और इसके अलावा उदाहरण के लिए गुप्त काल की जो मूर्तियां हैं वो इतनी ज़्यादा अच्छी शैली में बनाई जाती थी, जिसमें हिंदू देवी देवताओं, बौद्ध देवताओं के बारे में या महात्मा बुद्ध से रिलेटेड मूर्तियां ज़्यादातर मिली हैं गुप्त काल से हमें, और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं। इसके अलावा जो इमारतें होती हैं, जो बनाने की जो शैली होती है, स्थापत्य कलाएं, जो उससे रिलेटेड अवशेष मिलते हैं, यानी कि मान लो जब खुदाई करी मंदिर का कोई टुकड़ा निकल गया, कोई स्तूप का टुकड़ा निकल गया, या कुछ पुरानी ऐसी चीज निकल गई। खासकर मंदिरों के बारे में बताऊं तो इस टाइम पर प्राचीन भारत के जो मंदिर होते थे, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे इस अवधि के दौरान बहुत ही जटिल स्थापत्य शैली, बहुत ही मुश्किल सी एक वो बनाने की कला होती थी, और मंदिरों के ऊपर धार्मिक मान्यताएं हमें देखने को मिलती हैं कि हम कैसी मान्यताओं को फॉलो कर रहे हैं। ये हमारे मंदिरों की दीवारों पर होता था, जैसे खजुराहो मंदिर, एलोरा की गुफाएं, कोणार्क का सन टेम्पल, ये सारी चीजें हमें बताती है कि हमारी मान्यताएं मंदिरों की दीवारों पर भी देखने को मिलती थी। इसके अलावा स्तूप बहुत सारे खुदाई में निकलते हैं, सांची का स्तूप है, अमरावती का स्तूप है। ये तो भाई बौद्ध धर्म से रिलेटेड हमें जानकारी देते हैं, बौद्ध धर्म से रिलेटेड कहानियां इन स्तूपों के गेटों के ऊपर लिखी हुई हैं। ये जो आप गेट देख रहे हो ना, इसके ऊपर हर एक मूर्ति की छोटी छोटी जो कला करी हुई है ना, वो कोई कहानी है बौद्ध धर्म से रिलेटेड। सो ये हमें प्राचीन चीजें हैं, सारे ये पुरातात्विक या आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं जिसको हम कहते हैं। और किले और महल, कई राजवंश अपनी किलेबंदियां करवाते थे, बड़े बड़े महल बनवाते थे, बड़े बड़े दीवारें बनवाते थे, जैसे चित्तौड़गढ़ का महल है, मेहरानगढ़ का महल है, किला है, चित्तौड़गढ़ का किला है, गोलकुंडा का जो महल है, किला है। इन सभी जगहों से हमें उस टाइम के जो राजा हैं उनकी जानकारी, उस टाइम पे क्या खतरे रहते होंगे, वो सब पता चलता है। इसके अलावा जो भी हमें ये साक्ष्य मिलते हैं, इनकी कुछ सीमाएं होती हैं, इनकी कुछ कमियां होती हैं, जैसे कि खंडित स्रोत। इसका मतलब है प्राचीन भारत में कई हमें अभिलेख जो मिलते हैं वो टूटे फूटे या अधूरे हैं। खासकर जो पत्थर पर लिखे हुए जो अभिलेख होते थे, शिलालेख, पांडुलिपियां, ये कभी कभी हमें बहुत थोड़ी आंशिक या बहुत कम जानकारी देते हैं, ठीक है, जिससे कि हमें एक प्रॉपर कहानी बनाने में दिक्कत आती है। फिर है पक्षपातपूर्ण विवरण, यानी कि कई बार हमें क्या होता है कि जो प्राचीन भारत के जो जितने भी अभिलेख मिलते हैं वो ज्यादातर राजा अपनी नजर से लिखवाते थे, जो राजा को पसंद है सिर्फ वही डिटेल उसमें लिखी जाती थी, आम लोगों की जानकारी उसमें नहीं होती थी। बस राजा का महिमा मंडन करना, राजा की बढ़ा चढ़ाकर उसमें तारीफें करना, ये ज्यादा होता था। फिर है भाषा संबंधी बाधाएं, कभी कभी क्या होता है प्राचीन भारत के जो स्रोत हैं हमें वो संस्कृत में, प्राकृत में, पाली में और तमिल जैसी प्राचीन भाषाओं में मिलते हैं, जिनकी प्रॉपर अगर आपको व्याख्या चाहिए तो आपको किसी लैंग्वेज का जो कोई स्पेशलिस्ट होगा या एक स्पेशल वो नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप नहीं समझ पाओगे कि उस पर्टिकुलर अभिलेख में क्या लिखा हुआ है। इसके अलावा कई स्रोतों का नुकसान भी हो चुका है। समय के साथ साथ क्या होता है भाई, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, युद्ध होते हैं, कभी राजा बदल जाते हैं। सो ऐसे में जो प्राचीन ऐतिहासिक रिकॉर्ड होते हैं वो खो जाते हैं बहुत बारी, ठीक है, जल जाते हैं, खो जाते हैं। जो बचे कुछ स्रोत होते हैं वो हमें प्रॉपर एक सही से कहानी बनाने में मदद नहीं कर पाते, है ना। आपको भाई पूरी कहानी बनानी है, मैं आपको सिर्फ एक शुरू से दे दूं, एक बीच में से दे दूं कोई पन्ना, आप बना दोगे? नहीं बना पाओगे। आपको पूरी कहानी बनाने के लिए उसका पूरा लिंक चाहिए होगा भाई, प्रॉपर एक वो होना चाहिए ना। फिर है धार्मिक और पौराणिक अर्थ, यानी कि ज्यादातर जो हमें ऐतिहासिक जो भी ग्रंथ मिलते हैं, जो ज्यादातर जो चीजें मिलती हैं वो ज्यादातर धार्मिक मामलों से ज्यादा जुड़ी हुई है, धार्मिक या हमारी जो जितनी पुरानी चीजें मिलती हैं। सो ऐसे में हमें ये मुश्किल हो जाता है कि धार्मिक बात तो भाई कभी कभी इमेजिनरी भी हो जाती है ना। धर्म में क्या है कि कभी कभी साइंटिफिकली उसको लोग सच नहीं मानते। सो वो
फैक्ट है या फिक्शनल बात है, ये कभी कभी पता कर पाना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। सो ये सारी चीज़ें थी। आई होप आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा। आप अपना फीडबैक ज़रूर लिखना कमेंट बॉक्स में, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।